हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सभी वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं टोटल को एक तरफ से देखेंगे हम लोग, प्रश्न और उसके उत्तर। तो पूरी किताब को हम लोग एक तरफ से देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। वहीं जो सौर ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसको हम बार बार इस्तेमाल में लेते हैं और ले सकते हैं, इसलिए ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? जो ये नॉटिकल माइल जो है, तो ये है आपको 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो वो जो प्राकृतिक संसाधन का हम लोग अनियमित जो दुरुपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। संसाधनों का अनियोजित विदोहन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित? जो ये हो जाएगा दोस्तों 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वो है अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का प्रकार पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो ये है एंड्रीन। क्या है? एंड्रीन। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो रेगूर मृदा है। अगला प्रश्न देखिए, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता है, जिससे ऊपर से देखने पे पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो वो 96.6%। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है? तो जो मनुष्य में होता है 70% होता है, लेकिन अन्य जीव जंतु में 65% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये है आर्सेनिक का बढ़ा है। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में जो था 2001 में, तो वो था 19.27 था, लेकिन अभी जो है 24.56% है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो कितना है? वो 20.60% है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये बिहार में जो है दोस्तों ये 7% ही है, लेकिन इस किताब में आंसर दिया हुआ है 20%, जो कि गलत है। बिहार में 7% ही है। अगला देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो वो है 60.11। अगला प्रश्न है
किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो ये हो गया 26,200 वर्ग किलोमीटर। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ये 4 अरब हेक्टेयर था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 में जो हुआ था वो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो वो है घड़ियाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है वो सुंदरवन डेल्टा में है जो पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है किस में होता है दोस्तों? कैंसर में होता है। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध भारत से था। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा लौहयुक्त खनिज के उदाहरण है? तो मैंगनीज लौहयुक्त खनिज के उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ये अभ्रक है, अधात्विक खनिज अभ्रक। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसको लोहा को कहा जाता है उद्योग की जननी। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन है? तो हेमाटाइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक राज्य में आ जाएगा आपको कर्नाटक। सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं पे होता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो ये 20% करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में किया गया था, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय है कोयला। और नवीकरणीय हो गया आपको सोलर हो गया, जल, सौर, पवन इत्यादि जो है ये नवीकरणीय है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ये विद्युत, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ये सौर ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य है। तो ये कौन सा है? झारखंड है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है ये एंथ्रासाइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा कर देते हैं थोड़ा इसको, तब आपको आसानी होगी देखने में। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई जो हाई है ये तेल शोधन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये डिगबोई में किया गया था जो कि असम में है। अगला प्रश्न देखिए,
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? तो ये तुंगभद्रा है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, बरौनी जो है ये ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, कौन सा है दोस्तों? तो ये जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादन स्थल है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, कौन सा है? तो तारापुर को ही माना जाता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना आपको राजस्थान राज्य में है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा धूप होती है और इसकी वजह से वहाँ पे भूमि बंजर भी हो गई है। मरुस्थल ज़मीन सबसे ज़्यादा इंडिया में राजस्थान में ही है। अगला प्रश्न देखिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ जाती है? ज्वारीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ जाती है? मतलब ये जो खंबात की खाड़ी है, जो समुद्र की जो लहरें उठती है, उससे सबसे ज़्यादा जो संभावना है ज्वारीय ऊर्जा का, वो कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो वो जनसंख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है आपको टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि वहाँ मुंबई में एक पत्तन है, वहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सारी सुविधा वहाँ पे थी, जिसकी वजह से ये उद्योग वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकसित हुई और पहले भी लगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है वो? तो आपको जगह सीमेंट हो जाएगा। बाकी सभी जो है जूट वस्त्र हो गया, चीनी, सूती वस्त्र, ये सब कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट इस पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन सा है? कोलकाता, मेदिनीपुर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो पेट्रोल रसायन जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो वो थी 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में भारत का जो है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो वो आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि पक्की सड़कों की लंबाई में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? एक्सप्रेसवे, पूर्व पश्चिम गलियारा, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग और सीमांत सड़कें। तो ये ये जो है सड़कों का कौन सा वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। अगला प्रश्न है,
भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता या दिल्ली? अब तो महाराष्ट्र में भी हो गया है और नोएडा वगैरह में हो गया है, और बाकी पटना में भी शुरू होने वाला है, वो काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। आगे देखते हैं, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो वो दिया गया था दोस्तों 2005 में। इसका आंसर हो जाएगा 2005। अगला है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था। इंदौर पत्तन किस राज्य में है? तो ये है आपको तमिलनाडु राज्य में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? तो ये बांटा गया है 8 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ये 10 हो जाएंगे इसके आंसर। अगला है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो वो 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% जो जनसंख्या है वो अभी कृषि कार्य में लगी हुई है। निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो ये रोहतास नहीं है, क्योंकि जो गन्ना जो उत्पादन होता है वो आपको पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर इस एरिया में होता है, जो आपको उत्तर साइड के जो ज़िले हैं जिसमें कि नदी आती है और गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, तो इस एरिया में गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है कि स्थिर है? तो इसका जो गिरावट आ रही है, जो जूट का उत्पादन उसमें, इसका एक कारण ये है कि यहाँ पे मिल जो थे वो बंद हो चुके हैं और बहुत कम मिल बचे हुए हैं, और इसका भाव भी जो है अब पहले जैसा नहीं रहा। जितना इसमें मेहनत है उतना इसमें दाम नहीं मिलता है किसानों को। इस वजह से लोग मायूस होकर इसकी खेती करना छोड़ दिए। उसके बदले लोग आपको गेहूँ लगा लेते हैं और धान पहले लगा लेते हैं खेत पे, बाकी मकई वगैरह लगा लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है ये? गंगा का दियारा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1954 में हुआ था इसका। अगला प्रश्न देखिए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो ये वाल्मीकि नगर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होती है नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई। इसलिए यहाँ पे अभी बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो गेहूँ और चावल यहीं पे उपजाया जाता है। जो अभी आंकड़ा है 2019-20 का, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल रोहतास में ही उपजाया जाता है बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? हाँ, तो जो वन का जो विस्तार है वो कितने अधिसूचित क्षेत्र में है? तो किलोमीटर में अगर आ जाएंगे तो 6374 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगला है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये भागलपुर जिला में स्थित है कुशेश्वर स्थान। कांवर झील स्थित है, तो ये बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये तो पटना में है, चिड़ियाघर जो है ये वाला। बिहार में देखिए, खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, कहाँ पे हैं, किस साइड में है? तो जो गंगा का जो दरोनी क्षेत्र है वहाँ पे मिलने की संभावना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो ये सीमेंट उद्योग में होता है चूना पत्थर का उपयोग। पाइराइट खनिज है, क्या है ये? धात्विक है कि अधात्विक है? तो
तो ये हो जाएगा आपको अधात्विक हो जाएगा। बिहार के सोना अयस्क में प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, तो ये होता है 0.1 से लेके 0.6 ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो ये भागलपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो ये मुजफ्फरपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तो ये 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 44.20 मेगावाट। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो ये है हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जो रेल वर्कशॉप है ये जमालपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, खाद कारखाना कहाँ है, तो ये बरौनी में है। अगला प्रश्न है, किस नगर में कालीन तैयार होता है, तो ये होता है दाऊद नगर। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है, तो ये समस्तीपुर जिला में स्थित है अशोक पेपर मिल। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, कौन सी थी, तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी बिहार की पहली रेल लाइन। अगला प्रश्न देखिए, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो इसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय पत्तन। तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन नाम है पटना हवाई अड्डे का। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, तो ये 2 है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, तो ये 1860 ईस्वी से माना जाता है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हाजीपुर में है। मध्य पूर्व का रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है आपको 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है। राजगीर ये आपको नालंदा जिला में पड़ता है, और यहाँ जो है बौद्ध धर्म का जो स्तूप है यहाँ पे पहाड़ में, वहाँ पे जाया जाता है रज्जू मार्ग से। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ पे पूरा। कभी आप जाइएगा राजगीर तो ज़रूर रज्जू मार्ग पे चढ़िएगा, बहुत आनंद आता है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का वो स्तूप है वहाँ पे राजगीर में, वहीं पे जाए। जापान के मतलब सहयोग से बना है ये रज्जू मार्ग। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं हम लोग। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, मंदार हिल जो है ये बांका जिला में स्थित है। राष्ट्रीय पौध संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है, तो ये महेंद्र घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2001 ईस्वी में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी 8 करोड़ से कम थी 2001 में, लेकिन 2011 में जो है वो 10.5 करोड़ हो गई। 10 करोड़ 40 लाख समथिंग है। अगला प्रश्न है, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है कितना है, तो 28.63% है। बिहार में ग्रामीण आबादी है कितना है, 89.5% आबादी जो है ग्रामीण है बिहार में। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की कितने व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, तो ये 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा ज़िला है, तो वो पटना है। जाहिर सी बात है, ये राजधानी है और यहाँ राजधानी में सबसे ज़्यादा लोग रहते ही हैं कहीं भी। चाहे पूरे इंडिया में अगर देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है लोग रहते हैं, बहुत घनत्व वहाँ पे है।
आगे देखते हैं, सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था, जब शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने किया था। वहाँ पे सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। आगे देखते हैं, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, कौन सा था? टाटा नगर था वो। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार तो 11 तो दोस्तों ये हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी वो हो जाएगा 10.5% हो जाएगा दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो वो है पटना है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लिहमान ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। छोटी महीने एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ये हेस्यूर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो ये जल को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक संपदा नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो ये उपयुक्त सभी जो है ये मानव जनित आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ये उत्तरी बिहार ही बाढ़ से प्रभावित होता है। बाकी दक्षिणी बिहार में जैसे गया हो गया, आपको नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास वगैरह हो गया, इस सब में बाढ़ नहीं आता है, क्योंकि उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा नेपाल से आने वाली नदियां हैं, जिसके वजह से बिहार में बाढ़ हमेशा आती रहती है। खास करके जो कोसी है इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्ग परिवर्तन करती है सबसे ज़्यादा, इस वजह से बाढ़ सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार में आता है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये आ गया बिहार का शोक, तो ये कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तन बहुत तेज़ी से करती है और ये बहुत भीषण बाढ़ लेके आ जाती है। आगे देखिए, बाढ़ क्या है? एक ये प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ये आती है धीरे धीरे आती है, बारिश नहीं होगी, धीरे धीरे ज़मीन की जो है उपज कम होने लगती है, मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाता है, भूमि बंजर होने लगती है, तो ये धीरे धीरे आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? वर्षा की कमी जो है ये सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। जैसे आप देखिए राजस्थान में, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से वहाँ भूमि बंजर हो गई और वहाँ पे बालू ही बालू हो गया, वहाँ पे उपजाऊ बिल्कुल कम हो गई। अगला प्रश्न देखिए, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा जल का संग्रह है। अगला प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सुनामी के नाम से जाना जाता है।
26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो ये आई थी बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? वो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसमें क्या लिखा है? सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको भगवान भरोसे बैठे रहना। अगला प्रश्न देखिए, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो हमको कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए, चाहे वो रोड हो, पुल हो या फिर स्कूल का बिल्डिंग हो, कहीं भी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। आगे देखिए, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक संयंत्र यंत्र को बुलाना चाहिए। जो 100 नंबर पे फ़ोन कीजिएगा वो आ जाता है, या फिर जो दूसरा नंबर दिया रहता है, थाना में रहता है गाड़ी, आप उसे फ़ोन करेंगे वो तुरंत आ जाएगा। अग्निशामक यंत्र जो है हर थाना में, हर प्रखंड में रहता है। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ये जो है समुद्र में आता है सुनामी। कहाँ पे आता है सुनामी? समुद्र में आता है। अगला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो ये मोटी मोटी जो केबल है वो समुद्र से आती है, और फिर यहाँ पे टावर के माध्यम से, अन्य माध्यम से हमको नेट मिलता है। तो वो जो केबल जब कभी कभी समुद्र में जहाज़ से या फिर किसी और वजह से कट जाती है, टूट जाती है, तो ये बाधित हो जाता है संचार जो है केबल का टूट जाने से। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो ये मोबाइल है लोकप्रिय साधन। पहले के अगर आज से 10 साल 20 साल पहले पूछता तो वो उस ज़माने में रेडियो हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया? मोबाइल हो गया, सारा कुछ इसमें आ जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये होता है संसाधनों की खोज के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो वो आयताकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो अनुचित है। क्या है? अनुचित है। कभी भी इसमें मृत्यु हो सकती है। जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे ढलान पे मकान नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बहुत जगह जाइएगा आप, उत्तराखंड चले जाइए और जो भी चाहे हिमाचल प्रदेश चले जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है कि ढलान में लोग मकान बना के रहते हैं। तो जब भूस्खलन होता है तो वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनके। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र है वो समुद्र तट से दूर ऊंचे पर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो ये तो हर जगह होती है बाढ़ से, फसलों को भी होती है, भवनों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, तो ये सब जगह होती है। कृषि सुखाड़ होता है। क्या होता है? जल के अभाव जब हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं कृषि सुखाड़। तो ये था दोस्तों आज का टोटल प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।